देखो यहाँ से रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मोलिकुलर मास एंड मोल कंसेप्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट किसको बोलते हैं? एटम्स बीइंग एक्सट्रीमली स्मॉल, एटम जो होता है काफ़ी छोटा होता है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं बट इनडायरेक्ट मेथड, लेकिन फिजिक्स में कुछ इनडायरेक्ट मेथड है जिसके जरिए हम लोग जो मास है एटम का वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। ऐसे एटम का मास देखोगे तो 1.6735 इंटू 10⁻⁻24 होता है। ये हाइड्रोजन का है और ये जो दिया हुआ है ऑक्सीजन का है, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसको हम लोग ग्राम किलोग्राम से मेजर नहीं कर सकते। तो इसको मेजर करने के लिए आया है रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। इन द बिगिनिंग द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम वाज चूजन एज ए यूनिट। पहले क्या होता था, हाइड्रोजन एटम के मुकाबले कोई एटम कितना भारी है उसको देख करके हम लोग एटम का मास मेजर किया करते थे। लेकिन अब कैसे करते हैं, अब C12 का वेट लेते हैं, उसके अनुसार मतलब पहले देखा जाता था कि हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। जैसे हाइड्रोजन से 10 गुना भारी है तो 10 कुछ यूनिट ले लेते थे, उतना ही उसका मास हो जाता था। लेकिन अभी हम लोग कार्बन के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि कार्बन के मुकाबले उसका वेट कितना है, कार्बन से कितना गुना भारी है या फिर कार्बन से कितना गुना हल्का है। तो 1961 के बाद चेंज हुआ है। 1961 के बाद कार्बन 12 जो है वो यूज हो रहा है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट कैसे मेजर करेंगे? द रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ ए एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना ज़्यादा हल्का या फिर कितना ज़्यादा भारी है। ठीक है, डायरेक्ट कार्बन से भी नहीं देखेंगे कार्बन से कितना गुना भारी है, कार्बन के वेट को पहले 12 से डिवाइड कर देंगे, अब जितना आएगा उसके मुकाबले में क्या गुना ज़्यादा या क्या गुना कम है, और ऐसे करके हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर करेंगे। नाम ही है रिलेटिव, मतलब किसी के साथ रिलेट करके इसको हम लोग मेजर कर रहे हैं। एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, AMU में इसको एक्सप्रेस करते हैं। पहले AMU की जगह अब सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, उसके बारे में बताया नहीं है 1961 के पहले। लेकिन ये जरूर बताया है कि पहले हम लोग हाइड्रोजन एटम के मुकाबले देखा करते थे कितना गुना भारी और कितना गुना हल्का है। अभी C12 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं और यूनिट जो जोड़ रहे हैं AMU जोड़ रहे हैं। एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम, ऊपर में लिखा था वही चीज़ फिर से लिखा है। उसके बाद है फ्रैक्शन एटॉमिक मास। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट एटॉमिक मासेस आर नॉट होल नंबर। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारा जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास वो होल नंबर नहीं आता है। द रीजन इज दैट मोस्ट नेचुरल एलिमेंट आर मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कंटेनिंग 2 और मोर आइसोटोप। क्योंकि जनरली जो एलिमेंट्स होता है ना वो 2 और 3 आइसोटोप को मिक्सचर से बना होता है। अब कोई भी एटम का हमको मेजर करना है, जैसे मान लो कि हमको कॉपर, अब कॉपर का एक्चुअल में कितने उसके मतलब अप्रूफ है, जैसे कार्बन 12 एक तरह का क्या है, ऐसा ऐसा और भी एटम होगा, इसके और भी आइसोटोप्स होंगे। तो अब कॉपर के भी मान लो, कॉपर का हम लोग वेट ले रहे हैं तो कॉपर अकेला नहीं है, कॉपर के साथ साथ और कुछ आइसोटोप्स भी होंगे। तो सारे का एवरेज लेकर के और हम लोग मास काउंट करते हैं। तो जब एवरेज लेते हैं ना तो वो जनरली फ्रैक्शन में आ जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लिया है, एक क्लोरीन का लिया है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नेचुरल आइसोटोप। तो जो आइसोटोप्स होते हैं ना उन सबका वेट लेकर के रिलेटिव एटॉमिक मास, सबका मतलब एवरेज निकाल करके हम लोग फाइनली रिलेटिव एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं। एक बार फिर से देख लो, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ इट्स नेचुरल आइसोटोप्स। तो जितने सारे आइसोटोप्स हैं, जैसे यहाँ पर इसका क्लोरीन का 3 आइसोटोप है, 2 आइसोटोप है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ 2 आइसोटोप। एक का वेट 35 है, दूसरे का 37 है, ठीक है। और इसमें भी 35 का जो रेशियो होता है, क्लोरीन जब हम लोग लेते हैं ना तो उसमें 35 जो जिसका मास है उसका रेशियो 3 और इसका रेशियो 1 होता है। टोटल मिलाकर के 4 हो गया, तो चारों का एवरेज मिला करके
जो मास बनता है वही हम लोग का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। तो ऐसे इंडिविजुअल देखो तो ये होल नंबर ही है, लेकिन जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो वो फ्रैक्शन में चला आता है। तो वही हो गया फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ठीक है, उसके बाद है रिलेटिव मोलिकुलर मास। ऊपर एक बार रिवीजन करा देते हैं, ऊपर में हम लोग क्या क्या पढ़े। तो सबसे पहले पढ़े थे एवोगाड्रो रूल। एवोगाड्रो रूल में बताया था कि अगर कोई दो गैस है, दोनों गैस का इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़े रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग किलोग्राम या फिर ग्राम में मेजर कर नहीं सकते, क्योंकि ये काफ़ी छोटा नंबर होता है। तो पहले जो था वो मेजर करने के लिए हाइड्रोजन यूज होता था। हाइड्रोजन के कंपेयर में देखते थे कि दूसरा एटम का हमारा वेट कितना है। लेकिन अब के टाइम में हम लोग 1961 के बाद हाइड्रोजन को हटा दिए हैं। अब C12 लेते हैं और C12 का 1/12 करके, पहले C12 का वेट ले लेते हैं, उसका फिर 1/12 करते हैं, और 1/12 करने के बाद जितना आता है उसके मुकाबले देखते हैं कि जो एटम है, जो भी एटम जिसका वेट हम लोग को मेजर करना है, वो C12 के 1/12 पार्ट से कितना हल्का या फिर कितना भारी है। उसी को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट बोलते हैं। और एटॉमिक वेट जनरली फ्रैक्शन में आता है, क्योंकि हर जनरली मैक्सिमम जो एटम्स हैं उनके बहुत सारे आइसोटोप्स पाए जाते हैं। अब इन आइसोटोप्स को जब हम लोग एवरेज करते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो वो हम लोग को कुछ इस टाइप से फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है क्लोरीन का। तो एटॉमिक मास हो गया। अब आते हैं मोलिकुलर मास पर। मोलिकुलर मास ऑब्वियसली एक मोलिकुल का वेट होगा। एक मोलिकुल में दो या दो से ज़्यादा एटम हो सकते हैं। अभी तक हम लोग एटम का वेट देख रहे थे। द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स वन मोलिकुल ऑफ द सब्सटेंस इज हैवियर। यहाँ पर भी हम लोग मोलिकुल ले लेंगे, जैसे ऑक्सीजन। अब एटम बोल रहे थे तो एक ऑक्सीजन एटम था जिसका वेट 16 होता है। जब हम मोलिकुल बोल रहे हैं तो O2 का बात कर रहे हैं। अब O2 का वेट देखेंगे कि C12 के 1/12 पार्ट से कितना हल्का या फिर कितना भारी है। द रिलेटिव मोलिकुलर मास इज ऑब्टेन बाय एडिंग टुगेदर द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल द वेरियस एटम प्रेजेंट इन मोलिकुल। ये क्या बोला है, रिलेटिव मोलिकुलर मास इज ऑब्टेन। रिलेटिव मोलिकुलर मास हम लोग को कैसे मिलता है, तो एडिंग टुगेदर द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल वेरियस एटम। अब मान लो यहाँ पर H2SO4 है, तो इंडिविजुअल सारे एटम का मोलिकुलर मास हम लोग ले लेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो हम लोग को पूरा मोलिकुलर मास मिल जाएगा। मतलब सबके एटॉमिक मास को लेकर के, एवरेज एटॉमिक या रिलेटिव एटॉमिक मास को लेकर के, या फिर एटॉमिक वेट जिसको बोलते हैं, सबके इंडिविजुअल एटॉमिक वेट को लेकर के और ऐड कर देंगे तो हम लोग को पूरा मोलिकुलर वेट मिल जाएगा। अब यहाँ पर H2SO4 का लिया है, तो जो एटॉमिक वेट होता है हाइड्रोजन का वो 1 होता है, और ऐसा ऐसा दो एटम लिया है तो 2 × 1। उसी तरह से सल्फर का 12 होता है तो यहाँ पर 12 लिया है। सॉरी, सल्फर का 32 होता है तो यहाँ पर 32 लिया है। ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 4 ऑक्सीजन एटम है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये हम लोग का 98 हो गया। तो 98 होने का मतलब क्या हो गया, 98 होने का मतलब कि हमारा C12 जो एटम है उसका 1/12 करेंगे तो जितना आएगा उससे 98 टाइम ये हैवी है। ठीक है, हम लोग कंपेयर ही तो करते हैं कि C12 से कितना हल्का या कितना भारी है। 98 आ रहा है मतलब कि 98 गुना ज़्यादा भारी है C12 के 1/12 पार्ट से। उसके बाद यहाँ पर दिया है कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास। तो एक काफ़ी सिंपल है। ठीक है, कॉपर का 63 सबका दे दिया है एटॉमिक मास। तो जब एटॉमिक मास दे दिया है तो फिर बस मल्टीप्लिकेशन और करना है, एडिशन करना है, तो ये काफ़ी इजी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद आ गया ग्राम एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास ग्राम में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। फॉर ऑक्सीजन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है, 16। द क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट विच वेट इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम of that element. The quantity of the element which weights equal to its gram atomic mass. ये क्या दिया है, the quantity of the element which weigh equal to
which weight equal to its ग्राम एटॉमिक मास। क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट विच वेट्स इक्वल टू, मतलब एलिमेंट का क्वांटिटी ले लो, कितना एलिमेंट होकर के हो सकता है कि 5, 10, 15 एलिमेंट लेना पड़े, विच वेट्स इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। क्या लिखा है, कुछ इक्वल समझ में नहीं आ रहा है क्लियर, नीचे से शायद कुछ क्लियर हो। द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU, ठीक है, देयरफॉर इट्स ग्राम एटॉमिक मास इज 16 ग्राम एंड ए 16 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड ए 16 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम जो ऑक्सीजन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन के 1 ग्राम एटम के बराबर होगा। 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम बराबर 23 ग्राम ऑफ सोडियम। 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ हीलियम। तो यहाँ पर थोड़ा सा ठीक से समझना होगा। द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU, ठीक है, देयरफॉर इट्स ग्राम एटॉमिक मास इज 16 ग्राम। इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया, 16 ग्राम एंड ए 16 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। तो 1 ग्राम एटम मतलब कि जितना AMU है उतना ग्राम अगर हम लोग लेते हैं तो वो हमारा 1 ग्राम एटम के बराबर होगा। जैसे कि सोडियम का AMU जो है 23 होगा, सोडियम का जो वेट होगा वो 23 AMU होगा। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम हम लोग लेंगे तो वो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम के बराबर होगा। इसी तरह से हीलियम का वेट जो होता है 4 AMU होता है, तो 4 ग्राम AMU को हम लोग बोलेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्राम मोलिकुलर मास में। द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास। तो जैसे ग्राम एटॉमिक मास था, यहाँ पर हम लोग एटम के वेट को ग्राम में मेजर करते थे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल को लेंगे और उसको ग्राम में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। ए सैंपल ऑफ सब्सटेंस विच इट्स मास इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास इज कॉल्ड 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18 AMU। 18 AMU मतलब कि इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। सिमिलरली रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया इज 17, तो इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 17 ग्राम, मतलब जितना AMU है उतना ग्राम हो जाएगा। उसके बाद है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या है, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू फाइंड द मास ऑफ ए मिनट पार्टिकल लाइक एन एटम, ए मोलिकुल और एन आयन। तो एटम, आयन, मोलिकुल ये सब इतना छोटा होता है कि इंडिविजुअल इसका वेट निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। देयरफॉर ए कलेक्शन ऑफ इतना एलिमेंट्री पार्टिकल कॉल्ड मोल इज टेकन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। तो इतना एलिमेंट अगर किसी पार्टिकल का हम लोग ले रहे हैं 6.022 × 10⁻³ एलिमेंट, इतना एलिमेंट ले लेंगे तो उसको हम लोग 1 मोल बोलेंगे। कोई भी एलिमेंट ले लो वो हमारा 1 मोल के बराबर हो जाएगा। मोल इज सिंपली लाइक ए दर्जन और ए ग्रॉस। तो मोल क्या है, एक तरह से दर्जन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक दर्जन में 12 ऑब्जेक्ट होगा, एक ग्रॉस में 144 ऑब्जेक्ट होगा, उसी तरह से ये काउंट कर लेगा। बस एक मोल में 6.022 × 10⁻³ एलिमेंट हो जाएगा। ए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस कंटेनिंग एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक एटम, मोलिकुल और आयन इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन और इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। तो एक मोल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक मोल हमारा डिफाइन होगा या तो 6.022 × 10⁻23 एलिमेंट ले लो, या तो इतना एलिमेंट को हम लोग एक मोल बोलेंगे, या फिर मोलिकुल और आयन इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। ये क्या बोला है, ए मोल इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक एटम, मोलिकुल्स और आयन इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन और इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। नीचे एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, नीचे क्या दिया है, एवोगाड्रोस नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम। यहाँ पर देखो कितना क्लियर लिखा है। तो वही होता है, जो लिखता है वही सबसे अच्छा समझ पाता है उसको, दूसरा कोई को बोल दो तो उतना अच्छा तो नहीं समझ पाएगा। यहाँ पर ऊपर में जो लिखा है वो क्लियर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सही से लिखा है। तो मतलब ये होता है ना कि जो लिखता है ना वो उसको सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर पाता है, दूसरे लोगों को क्या समझाना चाहता है उतना अच्छा से नहीं पकड़ पाता है।
यहाँ पर दिया है एवोगाड्रो नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम। एकदम कितना सिंपल दे दिया कि 12 ग्राम C12 आइसोटोप में, ठीक है, कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा वही हमारा एवोगाड्रो नंबर होगा। तो या तो 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम काउंट कर लो, या फिर सीधा ये बोल दो कि टोटल एवोगाड्रो नंबर में 6 × 10⁻23 एटम हो जाएगा। इट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट दैट इज एटम्स आयन और मोलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय Na या फिर L से इसको डिनोट करेंगे। व्हेन द पार्टिकल इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इट इज टेकन एज मोलिक्यूल। उसके बाद है मोल ऑफ एटम। तो अभी तक हम लोग यही जाने हैं कि एक मोल में C12 के 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ एटम होता है उतना मोलिकुल हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर मोलिकुल हो जाएगा, जो कि 6.022 × 10⁻23 होता है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। 1 मोल कंटेन इतना मोलिकुल एंड इज इक्विवेलेंट टू द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस। दस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन इतना मोलिकुल। तो एक मोल ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, इतना मोलिकुल हो जाएगा, एंड वेट 32 ग्राम। और इसका वेट कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो एक मोल ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन एटम लो, या फिर ऑक्सीजन मोलिकुल लो। मोलिकुल लेंगे तो इतना मोलिकुल बोलेंगे कि एक मोल में इतना है। अगर एटम ले रहे हैं तो एक मोल में बोलेंगे इतना एटम है, क्योंकि ये तो जस्ट एक नंबर है, मतलब वैसे ही है जैसे हम लोग दर्जन यूज करते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन इतना मोलिकुल एंड वेट 18 ग्राम। एक मोल वाटर में कितना हो जाता है, इतना मोलिकुल हो जाएगा, और 18 ग्राम उसका वेट हो जाएगा। अब मोल और मोलर वॉल्यूम, मोल और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, तो एक मोल में 22.4 लीटर होता है, ठीक है। इट हैज़ बीन नोटिस दैट 1 मोल ऑफ एनी गैसियस मोलिक्यूल ऑक्यूपाई 22.4 DMQ, डेसीमीटर क्यू या फिर लीटर इसको बोलेंगे, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। दिस वॉल्यूम इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। ऐसे को हम लोग मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के एक तो फार्मूला हम लोग के लिए बन गया, 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ सब्सटेंस बराबर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, और 1 मोल में इतना मोलिकुल, और लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 22.4 लीटर। अब यहाँ पर SO2 लिया है, तो SO2 का 1 मोल अगर हम लोग लेंगे तो 1 मोल में इसका मास कितना हो जाएगा, 64। सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16, तो 16 दूनी 32 और 32 कितना हो जाएगा, 64। तो 64 ये बोल दिया। अब 1 मोल है तो लीटर कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। और नंबर ऑफ मोलिकुल कितना होगा, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर। इसमें सल्फर एटम कितना है, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। ऑक्सीजन एटम कितना है, तो वो भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 एटम है। इस तरह से हम लोग रिलेशन समझते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग को देखना है। द नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल इज इतना। नंबर ऑफ एटम दे दिया है, इतना है। द नंबर ऑफ मोलिकुल इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। द नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल, एक मोल में बोला है कि इतना एटम होता है। द नंबर ऑफ मोलिकुल इन 14 ग्राम, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन मतलब कि कितना मोल नाइट्रोजन हो जाएगा। देखो तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, एग्जाम्पल नंबर 2। 1 मोल मतलब कि H2O का कितना हो जाएगा वेट। अगर H2O का हम लोग निकालेंगे तो 1 मोल वाटर का वेट हम लोग जानते हैं, H का 2 × 1 और प्लस ऑक्सीजन का 16, ये 18 होता है। हाँ, मतलब 1 मोल मतलब 18 ग्राम हो गया। तो 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर 6 × जितना दिया हुआ है और नंबर ऑफ 6 × 10⁻23 इतना मोलिकुल हो जाएगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एटम पूछा है ये, तो एटम तो बहुत सारा हो जाएगा ना। एटम अगर हम लोग निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, और सारा एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, 1 मोल है ना। तो ए होगा 6 × 10⁻22 और ए होगा 2 × 23 है ना। अच्छा, 23, और ए वाला हो जाएगा 2 वो है तो 2 × 10⁻23, 2 × 6 मतलब टोटल हो जाएगा 3 × 6 × 10⁻23। यही आंसर दिया है, इतना नंबर ऑफ एटम हो जाएगा। सी वाला में नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन 111 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का देख लो कितना मोल होगा 111 ग्राम में। पहले मोल पता कर लो कि कितना मोल होगा 111 ग्राम में।
हाँ, इसमें हम लोग को बोला है कि नंबर ऑफ क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन पूछा है इन 111 ग्राम ऑफ अनहाइड्रियल CaCl2। 111 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा? CaCl2 दिया है ना, तो कैल्शियम का वेट कितना होता है? 40। कैल्शियम का, हाँ 40, 4040। और क्लोरीन का 35.5। 71 दो है ना, 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? Cl2 है तो 71 हो जाएगा ना। मतलब 111 हो जाएगा टोटल ऐड करके। हाँ 111 है। मतलब टोटल 1 मोल दिया हुआ है ये। हम्म। तो 1 मोल में कैल्शियम एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा और क्लोरीन 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा ना। हम्म। तो कितना, 12 इंटू 10⁻23। हम्म। कितना दिया है आंसर? ये दिया है 12 इंटू 10⁻23 क्लोराइड आयन। ठीक है, समझ में आया? हम्म। इसको अच्छा से समझ लेना क्योंकि ये 11th में भी है और ये बहुत प्रॉब्लम, बहुत कंफ्यूजन करता है। क्या सर? ये वाला जो मोल कंसेप्ट है ना 11th में भी है और बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन इसमें रहता है, इसको तो समझना थोड़ा। केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक अच्छी रहती है सर, अगर देखा जाए तो अभी तो? केमिस्ट्री में RC मुखर्जी 11th के आता है, फिजिकल अच्छा। केमिस्ट्री। अच्छा, और बाकी क्या उसके लिए, और दूसरे के लिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए? बाकी ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए तो मतलब वो रहता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, NCERT वाला। अच्छा, वही सबसे अच्छा रहता है। हाँ, और ऑर्गेनिक के तुमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऑर्गेनिक एरिहंत का ले सकता है। या फिर सर मैं तो वैसे भी कोचिंग ज्वाइन करूँगा तो उसका भी मटेरियल रहता है। हाँ, ऐसे कोचिंग वाला तो देगा ही। और बाकी मैथ्स के लिए, जैसे मैथ्स वगैरह के लिए कुछ? मैथ तो एरिहंत ही तुमको करना है, अच्छा। जो बुक तुम खरीदे हो। हम्म। आरडी शर्मा वगैरह सब लोग कहते हैं सर, उसका क्या? ना ना, वो RD शर्मा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जब एरिहंत कर लोगे तो RD शर्मा खुद ही हो जाएगा। अच्छा। 3 नंबर देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम। एन में कितना होता है? एन में 23 होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन में 16 और इसमें 1, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, 160 में निकालना ना 160 पे, तो हो गया है तो मेरा आंसर हो गया। मोर देन 160 ग्राम ऑफ NaOH इज इक्वल टू 160 बाय 40 डिवाइडेड टू 4 हो गया। मतलब 4 मोल है टोटल ना। और अभी तो हम थोड़ा सा दूसरा काम में बिजी हैं, 8 बजे के बाद हम मिल। हम उधर नहीं, जोरा ब्रिज इस तरफ, जो रोड जाता है ना हाईलैंड पार्क की तरफ। हाँ हाँ, वो अजय नगर तरफ, मतलब जोरा ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ। और ये जो बैंक, नहीं नहीं उधर नहीं जाना है, हाईलैंड पार्क तरफ जो रोड गया है राइट साइड में, जोरा ब्रिज से सटा हुआ खाल, खाल को पकड़ करके। मतलब पहले तो आपको जोरा ब्रिज क्रॉस करना है, उसके बाद राइट साइड में खाल के पास राइट साइड में मुड़ना है। और हाँ हाँ, न्यू ही है वो, पार्टी ऑफिस देखे हैं? हाँ हाँ, वो पार्टी ऑफिस के बगल में ही है। अच्छा अच्छा। तो नहीं, हम हम लोग का वो सारा काम ऑनलाइन होता है ज़्यादातर। पेज, हाँ सर चेंज हो गया, अब हम लोग पेज 74 पे थे। ये वाला था, हाउ मेनी हाँ मोल ऑफ थर्ड कर NaOH। लिए थे, थर्ड कर लिए तो फोर्थ करना था। फोर्थ वाला हाँ देखो, और व्हाट इज मास ऑफ, मास इन हाँ ग्राम। मास ऑफ, हाँ मास इन ग्राम ऑफ 2.5 मोल ऑफ स्लेव्ड CaOH। हाँ, तो सर पहले ये 2 इंटू एवोकाडो, क्या एवोकाडो जो भी था उसका एवोगाड्रो, यूनिट के हिसाब से करते हैं ना? एवोगाड्रो नंबर। हाँ एवोकाडो के हिसाब से करते हाँ, हैं। तो यहाँ पर नंबर नहीं निकालना है, हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में नहीं इतना। सर 70 को ग्राम निकाल रहे हैं ना, निकालना हाँ, पड़ेगा ना ग्राम मोलिकुलर में। वेट, इसको एटॉमिक वेट बोलते हैं, मोलिकुलर हाँ वही मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा ना। तो हम्म। वो मेरे ख्याल से 74 आएगा, तो 2.5 होगा, 2.5 इंटू 74 तो 180 हो गया। हाँ 185 ही होगा ना, एक मिनट देखना पड़ेगा। 74 इंटू 25, 74 इंटू 25 तो हाँ तो 185 ही होगा। हम्म।
कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये कैसे करेंगे? अच्छा हाँ हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 16 होता है ना, एटॉमिक मास 16 एटॉम होता है है। तो 6.02 into 10⁻23। हाँ, तो एटॉमिक मास ऑफ मास ऑक्सीजन का 16 है, मतलब समझ रहे हो ना, एक मोल का मास 16 है और एक मोल में नंबर ऑफ एटम होता है एवोगाड्रो हाँ, नंबर के तो मास बराबर। हो जाएगा 16/6.022 into 10⁻23। ये कैसे करूँगा सर, समझ नहीं आया मुझे, इसकी कैलकुलेशन कैसे करूँगा आगे? हम लोग जानते हैं कि एक मोल में कितना होता है, 16 ग्राम होता है ऑक्सीजन। और 16 ग्राम में, और एक ही मोल में एवोगाड्रो नंबर मतलब कि कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻23, इतना एटम होता है। मतलब 16 ग्राम में इतना एटम हो गया, मतलब इतना एटम का वेट हो गया 16 ग्राम ना। तो एक एटम का वेट कितना हो जाएगा, 16/6 इंटू 10⁻23। तो हम लोग कर लेंगे 16/6 इंटू 10⁻⁻23। ये यहाँ पर वही किया है, 16/6 किया तो 2 पॉइंट कुछ आया, और फिर 10⁻⁻23। छः नंबर देखो। How many moles of sulfur atom and oxygen atom are present in one mole each of इतना इतना? ये वाला सर कुछ समझ नहीं आया। हाउ मेनी मोल ऑफ सल्फर एटम, सल्फर एटम कितना मोल है प्रेजेंट। तो H2SO4 का अगर एक मोल लेंगे तो इसमें सल्फर एटम तो 1 ही मोल प्रेजेंट रहेगा, और ऑक्सीजन 4 मोल प्रेजेंट रहेगा। इसमें सल्फर 1 मोल और ऑक्सीजन 3 मोल प्रेजेंट है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 मोल प्रेजेंट है। मतलब जितना नंबर ऑफ एटम है वही होता है ना। ये एक मोल मोलिकुल है, एक मोल मोलिकुल के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल सल्फर है और 4 मोल ऑक्सीजन। सिलिकॉन क्लिप यूज्ड इन वन, सर वैसे 6 और मुझे अभी भी समझ नहीं, एक बार आप और समझा देना। अच्छा देखो, अगर एक मोलिकुल होता है और एक ठो एटम होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप साफ कर दो ना, वो इतना चले मुझे थोड़ा समझ नहीं आता है। हाँ बता रहे हैं, एक मोलिकुल होता है, एक एटम होता है और एक मोल होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 12 ठो आम रखा हुआ है और 24, मान लो 12 ठो मैंगो है और 24 ठो एप्पल है, ठीक है, रखा हुआ है। कोई हमसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें कितना दर्जन मैंगो और कितना दर्जन एप्पल है, तो हम बोलेंगे कि 1 दर्जन मैंगो है और 2 दर्जन एप्पल है। तो वैसे ही यहाँ पर मोल है, एक मोल के अंदर इस तरह से रखा हुआ है H2SO4, ठीक है, H2SO4। तो एक मोल में टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल जो होगा, एक मोल में टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल जो होगा वो 6 इंटू 10⁻23 के बराबर हो जाएगा। इतना मोलिकुल होगा, ठीक है। अब इस मोलिकुल के अंदर एटम कितना है, ठीक है, तो एक मोल है। अब एक मोल हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन मोलिकुल में, एक मोल हाइड्रोजन मोलिकुल में मतलब 2 मोल हाइड्रोजन एटम होगा। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 मोल लेंगे, 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल सल्फर, 1 मोल सल्फर एटम और 4 मोल ऑक्सीजन एटम। ऐसा करके काउंट करते हैं। सिलिकॉन का तो सर एटॉमिक मास 28 होता है ना, 28 ग्राम। हाँ देखो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 1 ग्राम एटम लिखा है। अच्छा ठीक है, मतलब 28 ग्राम में इतना एटम हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो इसलिए 28,000 मिलीग्राम, इसको ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कर दिया। इतना मिलीग्राम में इतना एटम हो गया। तो इसलिए पहले एक में निकाल लेंगे डिवाइड करके, और फिर 5.68 में निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। उसके बाद अब आगे आते हैं, आगे है हम लोग का अप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रो लॉ। और तो कुछ नहीं छूटा है।
एप्लीकेशन कहाँ पर होता है? इट एक्सप्लेन गेलुसाक्स लॉ, गेलुसाक के एक्सप्लेनेशन में इसका ज़रूरत पड़ता है। इट डिटरमाइंस एटॉमिसिटी ऑफ सर द सर गैस। एक मिनट, मैं हाँ, बोल रहा हूँ सर, ये डेली चेक लॉ वाला कल करेंगे, नहीं तो आज तो हो नहीं पाएगा ना पूरा। नहीं, ये तो तो अगर पूरा मैं नहीं हो पाएगा। लिंक टूट गई तो फिर मेरे लिए समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, पर प्लस मेरे पास बुक्स वगैरह का भी थोड़ा है, फिर पहले के तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन फिर अगली क्लास में मुझे याद रहेगा नहीं, उस बात का थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये तुम ऐसा करो पहले, मतलब इतना ही बोल रहे हो कि इतना भी करके रखोगे? हाँ मैं इतना करके रखूंगा, मैं वही बोला क्योंकि फिर सर अभी ये लूसा क्लॉ चालू करेंगे तो वो तो अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। हाँ, तो देखो तुम थोड़ा सा ध्यान देना, न्यूमेरिकल छोड़ो मत, ठीक है ना? हाँ उसको हाँ बार बार रिवीजन करना है बहुत अच्छा हाँ। से। 10th के लिए तो कुछ नहीं, 11th में तो जरूर काम आएगा। हम्म। 10th में तो केमिस्ट्री में पूछते भी नहीं न्यूमेरिकल, हाँ, टेंथ ये में चीज नहीं आ गई पूछेगा, अब कि आगे टीचर इतना, पूछेगा और आगे। टीचर इतना बड़ा चढ़ा के हाँ, बोलती है कि इतने न्यूमेरिकल आएंगे, मैंने तो प्री बोर्ड भी किया, बोर्ड भी दिया, ये न्यूमेरिकल आया, वो भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। हाँ, अरे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर के इतना लोगों को कन्फ्यूजन होता है ना, इतना दिक्कत होता है कि पूछो मत। तो इसको अरे अच्छा नहीं है कि सर, 9th में ही अच्छे से कर ले। अगर और डीपली करना चाहते हो तो फिर बुक आरसी मुखर्जी का मंगा सकते हो, लेकिन हर चीज़ उतना डीपली अभी ज़रूरत नहीं है। आर्ट्स में मुझे अभी, मैं तो सोचा केमिस्ट्री तो मैं 11th में जाने के बाद ही हाँ पूछूंगा, हाँ, 11th में ही पकड़ना क्योंकि अभी। मेरी 10th की केमिस्ट्री अभी बहुत टफ है। हम्म। 10th की केमिस्ट्री आसान तो नहीं है, फिजिक्स हाँ। वगैरह फिर भी थोड़ा आसान है, केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है। हम्म। तभी रहने दो। 10th का तो मेरा बेस स्ट्रांग हो जाएगा एक तरीके से। हम्म। ठीक है, तो रहने दो आज इतना ही। हाँ सर ठीक है, ठीक। थोड़ा सा थोड़ा बहुत कर सकते थे, लेकिन फिर सर एक नया टॉपिक चालू हो गया। तो ठीक है, ठीक। तो सर मतलब एक ये भी था कि जो गेल यूजर लॉ है, मतलब वो एवोगाड्रो की लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है हाँ, या वहाँ फिर पर इसका यूज होगा, एगाड्रो के रूल्स अच्छा का वहाँ पर एप्लीकेशन है। तो अच्छा ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा से, पीछे वाला जितना है तुम सभी अच्छा से ही पढ़ लेना, उसका जो हाँ क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेना। केमिस्ट्री सब अगली बार तो सब और कब करेंगे, जैसे वेडनेसडे ना, तो अगले आज ही वेडनेसडे के को दिन 5 रखो। तारीख, हाँ, अगला। 5 ही तारीख है। हाँ, अगला तो वेडनेसडे जब को। तक तुम्हारे पास बुक्स भी आ जाएगी, ठीक है, मैं बुक से अच्छे से पढ़ लूंगा।